देखा तो का ना एक स्ट्रक्चर होता है। अब आपने उसको कैसे लेके चलना है, मतलब अब आपको ना हम तीतर या मुर्ग या हिरन नहीं खिलाएंगे, आपको हिरन का शिकार करना सिखाएंगे। ठीक। सबसे पहले बेटा, जब भी कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ उसकी सर्टन क्लाजेस होती हैं, जिस तरह ये यहाँ पे पहले आनी है दो कार्ड बॉयलर प्लेट। ये वाला लफ्ज जो मैं बताने लगा हूँ ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट इनको बोलते हैं बॉयलर प्लेट क्लाजेस। अब बॉयलर प्लेट होता है, बॉयलर के नीचे ना वो प्लेट को महफूज रखती है, फटने स्ट्रॉन्ग रखती है। ठीक है, तो ये आप कह लें कि ऐसे ही हर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ, या जो भी लॉ होगा या कोई भी एक्ट होगा उसके अंदर ये चीजें फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पर जो भी पहला सेक्शन होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, उसका ये नाम होगा एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। उसके अंदर यही लिखा होगा कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। उसके बाद एक्सटेंड ये कहाँ तक लागू है, कहाँ तक लागू से क्या मुराद है। अब पंजाब अगर एक्ट पास करती है तो क्या सिंध में लागू होगा, तो उसकी एक्सटेंड क्या, पंजाब प्रोविंस होगा। अब फेडरल गवर्नमेंट जो एक्ट पास करती है तो क्या वो ईरान पे लागू होगा। वहां पे जो सिटीजन पाकिस्तान है उन पे लागू तो हो सकता है, बट दैट आल्सो रिक्वायर सर्टन इंटरनेशनल कन्वेंशन के हम साइन किया हुआ हो कि जी हमारा बंदा आपके पास वापस दें, ये वो। उसकी भी एक्सटेंड क्या होगी, जो पाकिस्तान की ग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वहां पे ही वो लागू होगा। ये पॉइंट सबको समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है। और कमेंसमेंट नॉर्मली तो वो होता है कि जी जैसे ही वो गजट में पब्लिश होगा उस डेट से ये कमेंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी कमेंसमेंट डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि ये फलान डेट से कमेंस होगा। ये फलान डेट से कमेंस होना या नॉर्मली लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसमें ऐसा किया जाता है। मिसाल तौर पर पंजाब के अंदर या जितने भी सूबे ना उनमें लोकल गवर्नमेंट के जो एक्ट उनके साथ अच्छा खासा मजाक हो रहा है। मतलब हाल ही पंजाब के अंदर 4 डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट के एक्ट इंप्लीमेंट हुए। कुछ अरसे के लिए 13 का, फिर 19 का, फिर 21 का, फिर अब दोबारा फिर 13 का। ठीक है, मतलब आफ्टर पीरियड वो फिर चेंज करते रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली सर्टन चीजें होती हैं। अब ये कुछ चीजें जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करनी है। ये FI एक्ट 94 है पहली बात है, और एक्ट 8 ऑफ 90 एक्ट बनाया, ठीक है, और दिया। ठीक है, लेकिन वो असेंबली हो गया, असेंबली में तो 1974 में पास हो गया, लेकिन आके पब्लिश कब हुआ, 1975। ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो इसलिए वो उसकी जो गजट के लिहाज से देखा जाए तो ये देखिए 17 जनवरी 1905 में ये गजट ऑफ पाकिस्तान, ये एक्चुअली है 1974 है। हाँ, इन्फोर्स तो वही यही 17 जनवरी 1975 से, जिस दिन गजट में पब्लिश हुआ उसी से। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। इट एक्ट होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाई टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स। अब ये जो दो लफ्ज है, देखिए एक्ट को पढ़ना ना असल में बड़ा मजे का काम होता है। टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का सिटीजन वो कहीं पे भी होगा उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से क्या मुराद है। अच्छा, अब ये जो लॉ के अंदर कोई भी चीज जो ऐसी है उसको हम अंडर, ऐसे ही हम वो नहीं कर सकते जी ये अंडरस्टूड है बात। हर चीज को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में क्या फर्क होता है।
जी आप तो गवर्नमेंट सर्विस में हो, व्हाट इज द डिफरेंस इन सिविल सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट? जो भी, एक तो पहली बात है, एक डिफेंस फोर्सेस वाले जो है ना नॉर्मली, उनको हम सिविल सर्वेंट नहीं कहते। अच्छा, बट ऐसा नहीं है, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, चाहे वो नैब का असद है, ठीक है, और चाहे वो ग्रेड 22 का अफसर है, ये तमाम ही क्या कहलाते हैं? सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। लेकिन कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, बट वो पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अब एमएनए एमपीएस हो गए, ठीक है, या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, वो फिर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं, दे आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ये बात क्लियर हो गई? सिविल सर्वेंट तो पब्लिक सर्वेंट है ही है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट इज अ ब्रॉडर कैटेगरी। सिविल सर्वेंट तो उसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉइज कहलाते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर अगर आप देखेंगे फर्दर कि इसमें जो है वो सेक्शन 2 आपका आ गया। सेक्शन 2 जो है वो आपका कवर करता है डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होगा, इट विल कवर द डेफिनेशन। कोई भी एक्ट जो है, अब मतलब ये क्या बताता है, इसको अब आपने समझना है। ये क्या बताता है कि जी इस एक्ट के अंदर जहां पे भी लफ्ज एजेंसी इस्तेमाल होगा, उसका मतलब क्या होगा? एजेंसी मीन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वो भी कौन सी? कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट हम आप पढ़ रहे हैं, इसका तीसरा जो सेक्शन है, उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसकी कंपोजिशन बताई होगी कि एजेंसी से क्या मुराद है। अब इसको मैं आपको थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी लेके आता हूं। कमीशन, व्हाट इज मेंट बाय कमीशन? किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, लेकिन इस कमीशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसकी डेफिनेशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट में गिवन है। अगर वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस कमीशन से क्या मुराद है कि कितने मेंबर्स होंगे, उसका चेयरमैन क्या होगा। अगर वो कंपटीशन कमीशन है, तो वो उसके एक्ट में गिवन होगा। सो एजेंसी के इस एक्ट की में जो मीनिंग है वो इसके सेक्शन 3 में है, ठीक है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज गवर्न्ड बाय या डिफाइंड बाय अंडर व्हाट सेक्शन? तो आप बोलेंगे सेक्शन 3। वो आगे सेक्शन 3 में डिटेल उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन गिवन भी है। ये बात क्लियर होगी जनाब, ठीक है। उसके बाद आ गया, यहाँ पे एक्ट के अंदर बार बार लफ्ज कोड इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो कोड का लफ्जी मतलब लॉ होता है, एक्ट कानून कहते ना, वो आप स्कूल कोड नहीं फॉलो किया आपने, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, तो वो कोड प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशंस को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस लॉ के अंदर जब कोड का इस्तेमाल होगा, तो दैट कोड मीन क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जिसको हम ये क्या बोलते हैं, सीआरपीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये बात क्लियर होगी जनाब? अच्छा, अब उसके बाद डायरेक्टर जनरल डीजी जो है मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी, वो तो बड़ा आसान सा हो गया। प्रोविंशियल पुलिस, अच्छा अब ये जो प्रोविंशियल पुलिस है, जो हमारी ही पुलिस है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी अंडर द पुलिस एक्ट 1861। अब तो पुलिस ऑर्डर भी बाद में आ गया, बट स्टिल पुलिस एक्ट 1861 क्या है आपका? रेलेवेंट है। तो प्रोविंशियल पुलिस मीन्स, ये आपने याद रखना कि ये पुलिस ऑर्डर के तहत नहीं, इस एक्ट के मुताबिक प्रोविंशियल पुलिस means a police that was constituted under the Police Act 1861। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, पब्लिक सर्वेंट मीन, अब उसकी भी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डेफिनेशन गिवन है, वो मैंने वैसे आपको बता दिया, और उसके भी सेक्शन 21 में
पब्लिक सर्वेंट मीन्स as defined under section 21 of Pakistan Penal Code PPC। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया स्पेशल पुलिस। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ना, FIA से पहले ना, ये जो इस तरह के क्राइम्स होते थे उसको देखने के लिए डिफरेंट, आप चेयर इस तरह करने वाले तो नहीं ना मुड़ जाए यार तेरी, ठीक है ना, पता चले घर जाके मुड़ के मालशिया सद्या होया कि जो मसाज कर दो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई जनाब। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले डिफरेंट किस्म की पुलिस थी जो इसको देख रही थी, तो उन्होंने वो फ्रेगमेंटेड काम था। मिसाल के तौर पर इसके अंदर लिखा ही हुआ है कि एक स्पेशल पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थी, ठीक है। फिर नीचे भी आगे आप देखेंगे ना, और भी कुछ डिफरेंट किस्म की पुलिस थी, तो वो पुलिस डिफंक्ट हो चुकी है, मतलब अब वो है ही नहीं। बल्कि जैसे ये एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ था, तो वो पुलिस जो थी वो फौरन FIA में अब्जॉर्ब हो गई। ऑब्वियसली उनका नाम और वो सारा कुछ पे चेंज हो गया था। तो ये स्पेशल पुलिस मीन पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड या कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948, मतलब ये पुरानी चली आ रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफाइड पर्सन मीन द पर्सन हु आर ऑब्टेन अपॉइंटेड टू पोस्ट अंडर द प्रोविंशियल पुलिस इन द पोजीशन ऑफ। ये स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ पर्संस को ऑब्वियसली अपॉइंट किया जाता था, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन कहलाते थे। इसमें कोई इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स मीन कि कोई भी हर एक्ट के अंदर ना अच्छा लेजिस्लेशन होती है 3 किस्म की। एक बोलते हैं जो कि इससे रेलेवेंट तो नहीं है, मतलब पूछेंगे तो नहीं, रेलेवेंट तो है। एक होती है प्राइमरी लेजिस्लेशन। क्या होती है? प्राइमरी लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या होती है? व्हाट इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो एक्ट है ये किस कानून के तहत पास हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इतने बंदों की मेजोरिटी अगर इस तरह करके करेगी तो वो एक एक्ट बन जाएगा? ये सब चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी क्या हो गई? प्राइमरी लेजिस्लेशन। ठीक हो गया। उसके तहत जो लेजिस्लेशन होगी वो नामनी क्या होते हैं? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। उनको क्या बोलते हैं? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। और आपको पता है पार्लियामेंट किस चीज पर मुश्तमिल है? पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है वो बताएगा? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आप देखिए ना, एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोअर हाउस से बिल पास होता है, फिर अपर हाउस में जाता है, फिर वहां से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है। देखे ना, वो इस दौर में बना हुआ कि जी प्रेसिडेंट ने वो एक्ट पे इतराजात लगा के वापस कर दिया। तो जब वो असेंट देगा तो फिर उसको हम अप्रूवल समझेंगे। फिर उसका कुछ है भी, वो अगर एक दफा वापस कर सकते हैं, दूसरी दफा भी अगर वो पास ना करे तो वो 14 दिन के अंदर खुद ब खुद ही पास ही समझा जाएगा। दैट्स सेपरेट स्टोरी, ठीक है। ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी लेजिस्लेशन। इसको क्या बोलेंगे? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट सेकेंडरी लेजिस्लेशन। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या कहलाते हैं आपके? सेकेंडरी लेजिस्लेशन। ये बात जनाब क्लियर होगी। अब इस एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो अथॉरिटी होती है, लफ्ज में यूज कर रहा हूं अथॉरिटी, मतलब जहां पे एजेंसी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन है, ठीक है, रेलेवेंट जो भी अदारा है, दे आर ऑथराइज्ड टू फ्रेम रूल्स। वो अपना फिर फर्दर, अब एक्ट के अंदर हर चीज तो नहीं लिखी जाती कि जी सफाई कैसे भर्ती करना है, ठीक है। आपने जनाब अगर अपनी बिल्डिंग पेंट करवानी है तो वो पेंट कैसे करवानी है, रेट कैसे करना है, ठीक है, सामान ला के रखना कहाँ पे है, तो अब उसके लिए प्रमोशनें कैसे होनी है, ठीक है, सर्च वारंट कैसे इशू करने हैं, वो सारी चीजें फिर जो है वो आपकी उन रूल्स के अंदर डिफाइन होंगी। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए हम इसी को बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम्स, वो फिर जो भी आप उसके अंदर चीजें इशू करते हैं वो सारा फिर आपकी ट्रेजरी लेजिस्लेशन के अंदर आ जाता है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी जनाब, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया जी पहले 2
सेक्शंस कर लिए हम। अब आ गया जी तीसरा, चौथा और पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, notwithstanding anything contained in any other law of the time being force, the federal government may constitute an agency to be called Federal Investigation Agency for inquiry into, अब ये स्कोप बताने लगा है, for inquiry into and investigation of the offences specified in schedule, नीचे शेड्यूल दिया हुआ है, उसके अंदर जो ऑफेंसेस है। अच्छा वो शेड्यूल मजे की बात है, अब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले तो किसी को नहीं पता था कि जनाब व्हाट्सएप पे भी लोगों को तंग किया जाएगा, फेसबुक पे हरासमेंट की जाएगी, इजी पैसा पे फ्रॉड किया जाएगा, नहीं था ना। अब आ गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अब उसके तहत जो भी फ्रॉड होना है उसकी इंक्वायरी किसने करनी है? पंजाब पुलिस ने करनी है या एफआईए ने करनी है, या कोई साइबर क्राइम का कोई अदारा बनाया हुआ है? एफआईए ने करनी। अब उस इंक्वायरीज का इख्तियार भी किसको दे दिया? अब ये जो इस तरह की चीजें हैं कि कौन कौन से क्राइम्स का इसने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो शेड्यूल में गिवन है। और शेड्यूल में एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि वो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, तो ये शेड्यूल में इजाफा होता ही रहता है। कोई पता नहीं 117 के करीब है शेड्यूल के अंदर लिस्ट कि कौन कौन से एक्ट्स की आपने क्या करनी है जनाब के तहत, या कौन कौन से क्राइम्स के रिलेटेड आपने इन्वेस्टिगेशन करनी। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को भी यही देख रहे हैं, स्मगलिंग तो बाकी इदारे भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, फोर्ज नोट्स मतलब आपने जाली नोट बना लिए तो उसको भी ये देख रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ज्यादातर हम आम सादा जुबान में कह देते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक हो गया। अच्छा उसमें इन लफ्जों को आपने याद रखना है। ये जो अभी वो जाली नोटों में एक माजरे से सीएसएस के उस्ताद भी एक फंस गए हैं, पता नहीं आपको पता कि नहीं पता। तो वो इस लफ्ज से मुझे याद आया कि इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट आर कॉन्स्पिरेंसी टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस। उस ऑफेंस में अगर आपने मदद भी की है तो तब भी आप शामिल तफ्तीश हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन शामिल तफ्तीश। ये बात क्लियर होगी। तो ये पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के अंदर पहला जो सब सेक्शन है 3 सब सेक्शन 1, ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये स्कोप डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? स्कोप। अच्छा आगे हालांकि फंक्शंस तो आगे या पावर्स डिटेल में 5 में गिवन है, लेकिन ये स्कोप डिफाइन कर रहा है मेजर लेवल पे कि करना इसने क्या है। स्कोप से मुराद ये होता है कि उसका ब्रॉडर स्कोप, मेन काम उसका क्या है। द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ, अगला जनाब, शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड द फेडरल गवर्नमेंट एंड सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स। एक तो डायरेक्टर जनरल होगा लाजमी, इसको अपॉइंट कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुराद है? प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। फेडरल गवर्नमेंट मीन मतलब एफआईए के डायरेक्टर जनरल की जो समरी है वो कैबिनेट से अप्रूव होके आएगी। और नहीं कैबिनेट में 2/3 कौन सी चाहिए? कैबिनेट से मुराद होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, वो जो उसकी टीम है उसमें कौन सी 2/3 चाहिए? नहीं कैबिनेट क्यों कहेगी? अपने अपने वजीर को क्यों कहना नहीं लगाना है? उसी की टीम होती है, वो तो पार्लियामेंट में होता है ना, ये पार्लियामेंट में थोड़ी जाना है। हाँ पूछे नॉर्मली ऐसा होता है कि इस तरह के जो केसेस हैं प्रैक्टिस तो यही होती है, ठीक है, ये पहले यही चलता था। लेकिन हुआ ये कि कुछ 4 साल पहले ना, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया। उसने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट डजंट मीन प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। इसलिए जहां पे भी कोई ऐसा काम फेडरल गवर्नमेंट ने करना है तो अब यह है कि ये रूटीन के मैटर्स होते हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, उसमें प्रपोजल आते हैं और वो पास हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये बाकी मतलब इवन के हमारी जो ग्रेड 21 to 22 पोस्टिंग होती है ना, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है।
तो वो भी कैबिनेट तो उनके पास एवं कार्रवाई होती है। अब प्राइम मिनिस्टर को किसने इनकार करना है? ठीक है, खैर, लेकिन आपने तो पेपर में जवाब देना है ना, तो उस लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स as the federal government may from time to time appoint to the members of the agency. अब डायरेक्टर जनरल एंड सच अदर ऑफिसर्स, ठीक है, नामली सिर्फ डीजी ही जो होता है ना, वो ही इसका है। इसका एजेंसी में कोई और बाकी अफसर होते हैं, एडिशनल डीजी ये वो, बट गवर्नमेंट एक ही बंदे को इख्तियार देती है। वो कहते हैं इन्हें बंदे ने पंगे से लाजमी पाना है। ओनली डीजी इज द एक्चुअली कस्टोडियन या जो सारी चीजों को देखता है। ठीक है, ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। तो सेक्शन 3 जो है, इसके अंदर हमने दो चीजों को देख रहे हैं। सबको अनम्यूट कर दें, मेरा तो ख्याल है अनम्यूट ही है, मुझे तो नहीं पता कोई आप लोगों की आवाज आ रही है तो अनम्यूट ही है सारे, सबको अनम्यूट कर दें। और भाई यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी। अगर आप लोग अपने क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं जी, अनम्यूट नहीं करूंगा, और पीछे फिर किसी के कोई दूध बेचने वाला फिर रहा होता है और कोई गलती से कर लेता है अपने आप को अनम्यूट, तो फिर मैं आपके बाद में क्वेश्चन ले लूंगा आप लोगों से। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद आ गया जी फोर्थ, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। अब ये जो दो लफ्ज है, सुपरिंटेंडेंस, एक सुपरिटेंडेंट होता है और एक एडमिन अफसर होता है। ठीक है, खैर वो उस तरफ हम कंफ्यूज ना करें। व्हाट इज द डिफरेंस इन सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें ना जब आप पढ़ेंगे, द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। इस एजेंसी की ओवरऑल सुपरविजन कि हाउ द अफेयर्स विल बी रन, कितनी इसकी विंग्स होंगी, कितने लोग भर्ती रखे जाएंगे, क्या इनकी सैलरी होगी, क्या इनका बजट होगा, दिस ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सुपरिटेंडेंस का मतलब होता है ओवरऑल हायर लेवल पे उसकी जो मैनेजमेंट है, डे टू डे मैनेजमेंट नहीं, हायर लेवल पे जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना। ठीक है, वो वंस इन अ ब्लू मून साल में एक आध दफा 5-7 साल बाद गवर्नमेंट को डायरेक्शन पास करती है कि जी अब आप स्ट्रक्चर इस तरह से कर लें या कुछ चेंजेस कर लें या कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी है, लोगों को पोस्टिंग, ट्रांसफर, कौन सा केस किसने डील करना है, कहाँ पे रेड करना है, ये वो सारा कुछ वो किसने करना है? डायरेक्टर जनरल, डीजी। तो एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल, सुपरिंटेंडेंस विल बी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। सो द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट, मुझे कॉल रिसीव कर लेना। जी अस्सलाम जी, यासर। अच्छा, मैं क्लास से मैं करता हूँ। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें। अच्छा जी, अब उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर्स। और अच्छा, अब वो पावर्स कैसी इन्वेस्ट करेगा, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करेगा। जो कोई भी आईजी है ना पुलिस का, जितनी पावर्स आईजी के पास होती है वो सिमिलर पावर्स ये एक्सरसाइज करे। वो उन्होंने उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया। बस मैं आपको, ये फाइनेंस वाले हैं ये समझते होंगे कि आईजी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है अपने डिपार्टमेंट। क्या होता है? एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है। मतलब उसने अपने डिपार्टमेंट का बजट भी तैयार करना है, वो अपने डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर भी है,
ठीक है, वो सैंक्शन भी दे सकता है, अप्रूवल भी दे सकता है, पोस्टिंग ट्रांसफर भी कर सकता है, सारा कुछ। जिस तरह एक डिपार्टमेंट का रेगुलर सेक्रेटरी होता है, तो जो डीजी है वो जिस तरह एक आईजी होता है, एफआई में उसको, और नावली बात मजे की बात बताएं, ये होते भी पीएसपी ऑफिसर ही है, पुलिस सर्विस के अफसर ही होते हैं, ग्रेड 22 के या 21 के ही होते हैं, इधर आईजी लगे होते हैं, उधर जाके डीजी लग जाते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल करेगा, ठीक है, और उसकी जो पावर्स हैं वो आईजी के इक्विवेलेंट है, एज गिवन इन वही पुलिस एक्ट 1861 में जो आईजी को पावर्स या इख्तियारात हासिल हैं वो इसको भी हासिल होंगे। अब उसके बाद आ गया सेक्शन 5 जो कि क्या किस चीज को डील कर रहा है, वो डील कर रहा है इनकी पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी को, कि इनकी पावर्स क्या है जनाब। अब सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर which the federal government may make in this behalf, the members of the agency shall, for the purpose of any inquiry or investigation under this act, have throughout Pakistan such powers including, अब ये क्या कुछ कर सकते हैं, पहले सब सेक्शन में क्या कुछ बताया हुआ है कि रिलेटिंग टू सर्च, ये सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं, and such duties, privileges and liabilities as the officers of provincial police have in relation to the investigation of offences under the code or any law। अब देखिए कुछ चीजें उसने बता दी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लंबा, इसको मैं अब समराइज कर देता हूँ कि सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विद द फेडरल गवर्नमेंट, कोई ऑर्डर स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट भी दे सकती है, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री बाज़ का अक्सर ऑर्डर पास कर देती है कि जी जाएं तोशा खाना के केस की आप इंक्वायरी करें, जाएं अरशद शरीफ के केस की जनाब इंक्वायरी करते हैं। एक तो फेडरल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर इनको पास कर सकती है, एंड दे बाउंड टू ओबे दैट, ठीक है। उसके अलावा भी इनके पास पावर्स हैं कि ये सर्च, अरेस्ट, सर्च वगैरह नहीं होता जिस तरह, एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, सीजर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी को जाके सील कर देना, सीज कर देना, ठीक है, असासे मुजमत कर देना। अब इसमें मूवेबल इमूवेबल तो हर तरह की चीजें आ गई, ठीक है। एंड सच अदर ड्यूटीज, प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटी, मतलब इसके अलावा भी जो प्रोविंशियल पुलिस जो ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज प्रोविंशियल पुलिस की होती हैं, एज गिवन इन द कोड, कोड कौन सा, सीआरपीसी, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे कोड सीआरपीसी का वाला दिया गया, ठीक है, उसमें जो लायबिलिटीज और प्रिविलेजेस दिए हुए हैं वो इनको भी हासिल, ये बात क्लियर हो गई, मतलब प्रिविलेजेस भी एंड लायबिलिटीज भी दोनों। अगला आ गया सब्जेक्ट टू रूल्स, जो रूल्स इन्होंने इशू करने हैं, इफ एनी अ मेंबर ऑफ द एजेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है सब सेक्शन की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट टू रूल्स if any a member of the agency not below the rank of a sub inspector may, for the purpose of an inquiry and investigation under this act, exercise any of the powers of officer in charge in of a police station। जिस तरह हमारे यहाँ एसएचओ जो होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, वो इंस्पेक्टर लैंड का ऑफिसर होता है, लेकिन कभी कभार पुलिस वाले जो हैं डीपीओ शीपीओ वो जानबूझकर सब इंस्पेक्टर को भी लगा देते हैं, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि वो जूनियर ऑफिसर होता है, उसको जरा ट्विस्ट करना दबाना क्या होता है, आसान होता है। इसके अंदर इसी तरह से गिवन है कि वो कम से कम, मतलब एएसआई को नहीं लगाया जा सकता, सब इंस्पेक्टर जो है उसको, या इवन उससे ऊपर वाले को भी पुलिस स्टेशन, जो एफआईए के भी पुलिस स्टेशन होते हैं, एफआईए के भी पुलिस स्टेशन होते हैं नाम नहीं, लेकिन इस तरह से हमें वो नजर नहीं आते जिस तरह हम समझते हैं कि हमारे जेल में पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट वही है ना जो आम पुलिस का जिस तरह से होता है, ठीक है। तो इनके जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो साफ सुथरे होते हैं जिस तरह गवर्नमेंट के दफ्तर होते हैं, ठीक है, जिस तरह आम गवर्नमेंट के दफ्तर होते हैं। हाँ वो पता नहीं, मैं तो नहीं इसको जानता, लेकिन वो होता है ये वाली चीज, काफी सारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट आते हैं एक एसएचओ के, हाँ वो उनका क्योंकि जुरिस्डिक्शन काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको जनाब पुलिस स्टेशन एंड ही इज कंसीडर्ड, और वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज करेगा करेगा जो एक ऑफिस इंचार्ज जो है वो कर सकता है। फिर इनके ना आगे भी गिवन है चीजें कि फर्ज किया कोई जो सर्च वारंट है वो एजेंसी के बिहाफ पे या डीजी के बिहाफ पे मिनिमम
जो उसका रैंक है वो भी मेरे ख्याल में सब इंस्पेक्टर ही अंदर गिवन है, तो वो जाके सर्च वारंट कर सकता है। उससे नीचे का अफसर जो है वो जाके सर्च वारंट भी नहीं, या वो जो प्रॉपर्टी के जो होते हैं ना वो नहीं कर सकता। खैर वन बाई वन हम करते जाते हैं। अच्छा उसके बाद थर्ड जो है विदाउट, यार मैं एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट साथ आ लो यार, कर रहे हैं। नहीं एक मिनट बस, एक मिनट। थोड़ा सा वेट करें जी, मैं ये थोड़ा सा, जस्ट वेट अ मिनट, ये मैं एक पेमेंट ट्रांसफर करनी है वो कर लूँ पहले, ठीक है ना। ओहो, मैंने मिक्स कर दिए दो अकाउंट्स। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी, ये कर लूं पहले तो फिर हम करते हैं। बेटा एफआईए का टेस्ट तो 4 महीने तो लग ही जाएंगे। एफआईए वाले बड़े, ये एफपीएससी वाले बड़े तसल्ली से काम करते हैं, सुकून सुकून माहौल है। पीपीएससी जो है वो थोड़ा तेज है, ये तो बहुत तसल्ली से काम करते हैं। मतलब आप जिन्होंने तैयारी नहीं भी की हुई ना, सीएस अपना जनरल पेपर की या वन पेपर की, वो भी इन 4 महीनों के अंदर तैयारी कर सकते हैं। बस बात करने का मकसद ये है कि इतना टाइम आपके पास है कि आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। सिंध के कैंडिडेट्स को कितना स्कोर लेना चाहिए? बाकियों से थोड़ा बहुत फर्क होगा, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर कोई इतना तो नहीं होता बस। So 70 plus है 70 plus पंजाब का 70+ आया है, ठीक है। अब मुझे स्कोर स्कोर तो नहीं याद होते भी इनके क्या हैं, पर वो खैर आपको बेहतर पता होगा। पीपल नॉलेज बेटर। एफआईएडी की आप तैयारी करवाएंगे? हमारे पास जनाब ऑलरेडी हमने ये लास्ट मेरे ख्याल में मंडे को सेमिनार था, हमारे पास बेहतरीन टीम जो है वो ऑलरेडी इसकी तैयारी करवा रही है, ठीक है।
तनवीर रांझा साहब हो गए, मैं हो गया, और बाकी हमारे कुछ दोस्त हैं, जो मतलब 5-6 लोगों की टीम है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू पीपल कैन एनरोल योरसेल्फ। ठीक है, मंडे तक आप मंडे को एनरोल करवा लें। बुक FIA एक्ट के लिए तो बेटा यही आपको, अच्छा मैं इसमें पर्पस तो ये था कि आपको ये चीजें मैं करवा देता हूँ, बाकी हमारी एक और क्लास भी होनी है इस पे, तो जो ऑन कैंपस बैठे हैं बच्चे इनके साथ तो मैं गपशप करता रहूंगा यहाँ पे। आप लोगों को मैं पहले थोड़ा सा एक बता दूं कि आप गूगल पे जो हमारा चैनल है ना, स्टडी रिवर, ठीक है, उस पे FIA एक्ट, आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करें FIA एक्ट, तो उस पे ना शॉर्ट वीडियो को 3 से 4 डिटेल में बनी पड़ी है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कल भी एक लेक्चर इस पर रख लूंगा, क्योंकि ये एक लेक्चर के अंदर सारा जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, इट कांट बी कंप्लीटेड विद इन वन लेक्चर। मतलब आप अगर एक एक सब क्लास को आपने डिस्कस करना है तो कोई मुश्किल हो जाता है। खैर, आई गोना जस्ट कंक्लूड, तो एक दो चीजें हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। आई वांट टू जॉइन टीम विद, बेटा ये आप कोऑर्डिनेटर जो है उससे राब्ता कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेटर का नंबर है 03101713,000। जो लोग कोई सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं वन पेपर के रिलेटेड कुछ भी, PPSC FPSC या FIA एक्ट का, मतलब FIA की जॉब्स के लिए हम तो प्रॉपर पूरे वन पेपर की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको फोकस कर लें अपने काम की तरफ। पंजाब के कैंडिडेट का स्कोर यार मुझे नहीं पता। अच्छा 70 बताया बच्चों ने अभी, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आ गया जी, विदाउट prejudice to any generality of the provisions of the subsection 1 and subsection 2, any member of the agency not below the rank of sub inspector authorized by the director general in this behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any of the offences referred to subsection 1 of 3। ठीक है, अब जो आपका ऊपर 3 सेक्शन था ना, उसके अंदर कुछ ऑफेंसेस मेंशन किए हुए थे। ठीक है, तो उसने बोला है कि किसी भी बंदे को विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट करने का इख्तियार भी FIA के पास है, लेकिन उसकी इख्तियार उसका कौन देगा, उसका वो DG देगा, और सब से इंस्पेक्टर से बिलो का बंदा नहीं कर सकता। मतलब मिनिमम कौन सा होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर। जाने को उनका ASP भी जा सकता है वहां पे, वैसे SPSC नहीं होता, उसको AD बोलते हैं। आप पीपल आर विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ ASP, तो वहां पे इसको क्या बोला जाता है, AD बोला जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, और डायरेक्टर लेवल पे वहां पे PSP की मोनोपोली है थोड़ी। ठीक है, मतलब अब आपको ये बताऊं कि ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि FIA की जो जॉब है वो CSS के निचले वाले ग्रुपों से बहुत बेहतर है, और मैं बड़ा ये सोच समझ के कह रहा हूँ। मतलब हमारे बैचमेट जो हैं कुछ टैक्स के, इवन वो डेपुटेशन में FIA में डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके। ये मतलब आपको बंदा किसी जगह पे डेपुटेशन में जा रहा है एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर, तो कुछ उसको वहां पे चस्का नजर आ रहा है तो जा रहा है ना। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और फिर उसकी जो डायरेक्टर की सीटें उस पर तो अक्सर PSP ही लगे होते। ये थोड़ा सा है कि आप लोगों की प्रमोशन उतनी रैपिड नहीं है जिस तरह के CSSC होती है, बट स्टिल उसमें कुछ 2-4 साल का फर्क आता है, इतना कुछ ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज बाय द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी of the powers of office in charge of the police station. Police station includes any place declared generally या specifically। अब पुलिस स्टेशन क्या है, कौन डिक्लेयर करेगा को पुलिस, ये वाली जगह पुलिस स्टेशन है। अच्छा अब ये बड़ा मजे की बात है, यहाँ पे उन्होंने इस चीज का इख्तियार DG को नहीं दिया। अब उसने अगर कोई नया पुलिस स्टेशन खोलना है ना, इधर तो प्रोविंशियल पुलिस में तो IG बाइख्तियार है, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया है कि जो नया पुलिस स्टेशन बनाना है तो उसकी सेक्शन कौन देगा, फेडरल गवर्नमेंट देगी। नया पुलिस स्टेशन बनाना है तो उसकी सैंक्शन कौन देगा, इख्तियार कौन देगा, फेडरल गवर्नमेंट देगी। तो इसमें ना जो इंडिपेंडेंस है ना, वैसे तो IG के पास भी कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी
ज्यादा है थ्रू एक्ट ही, मतलब उन्होंने कानूनी तौर पर ही उस पर बहुत ज्यादा चेक्स रखे हुए। ठीक हो गई। फिर उसके बाद आ गया, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मेंबर ऑफ एजेंसी कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन एनी प्रॉपर्टी विद सब्जेक्ट मैटर लाइकली टू बी रिमूव ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर द। अच्छा, अब होता ही है कि इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उनको लगता है कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये बंदा कहीं इसको गिरा ना दे, बेच ना दे, इसको कुछ डैमेज ना कर दे, अल्टरेशन ना कर दे। अगर उनको ऐसा लगता हो तो वो क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। वो सब सेक्शन 5 के अंदर है। उसके बाद एनी कंट्राविशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल। और अगर क्या करते हैं कि कोई बंदा कॉपरेट नहीं करता और उन्होंने क्या किया है कि प्रॉपर्टी सीज किया लेकिन बंदे ने बेच दी या गिरा दी या कुछ उसमें चेंज कर दी, तो फिर उसको क्या है कि वो जनाब इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, जो कि फाइन या बोथ हो सकती है। वो यहाँ पे गिवन है। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। उन लोगों ने क्लास ले ली, आप लोग पहले बैठे हैं ऑन कैंपस वाले, ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को मैं सिर्फ पांच पांच नहीं 2-3 मिनट्स दे रहा हूँ। यू पीपल कैन अनम्यूट और सिर्फ FIA के रिलेटेड या वन पेपर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और कुछ सवाल ना पूछना मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बस ठीक है, जी अस्सलाम बेटा। वालेकुम सर। जी जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा आज पहला दिन है, कि थोड़ा ओवरव्यू दे दें इस पूरे कोर्स के हवाले से। बेटा, ये कोर्स तो जो है उसमें देखिए हमने एक तो पहली बात है इसके अंदर मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, करंट अफेयर पाथ फेयर हो गया, FIA एक्ट हो गया और बाकी थोड़ा बहुत GK जिसको बोलते हैं वो चीजें शामिल हैं। मेजर चीजें यही वाली हैं, इसमें उर्दू शुर्दू नहीं होता। ठीक है। तो सर कोर्स कितने ड्यूरेशन क्या है इसका? डिवीजन जो है वो पेट डिवीजन कोई नहीं है कि जिस तरह आप PPSC में लिखते थे कि 20 इसके 20 इसके। उसके लिए ये है कि आप पुराने पेपर नेट से एक दफा सर्च कर लें तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब बाज का ऐसा होता है कि वो FIA एक्ट में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, मतलब 15-20 पूछ लिए और कभी होता है कि एक भी नहीं पूछते। तो ये उनकी मर्जी है पेपर बनाने वाले की। तो आपने तैयार करके अच्छी तरह से जाना है। और ये है ही सारे 2 पेज, इसमें ऐसी मुश्किल कौन सी बात है। जी नहीं सर, नेक्स्ट मैं क्लासेस टाइम। की डिवीजन की बात कर रहा हूँ कि ये मतलब कितना ड्यूरेशन की क्लास है और अच्छा, क्लासेस अ, की बेटा, वो जो क्लासेस है हमारी, मैं उसमें असल में जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो फिर आप लोगों ने कहना कि जी ये, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जी जी बेटा हमारी जो क्लासेस हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 3 मंथ ड्यूरेशन है कोर्स का। जी सर। फी जो है वो 22,000 है। और दिस विल कवर ऑल टाइप ऑफ वन पेपर जिसमें GK और ये साइंस इंग्लिश मैथ इन्वॉल्व है। इससे अलावा फिर जिस तरह वो बात को MOD के पेपर आते हैं या प्रोफेशनल पेपर, कोई लेक्चर जोलॉजी या मैथ आ गया, वो शामिल नहीं है इसमें। ऑल वन पेपर शामिल। और जो क्लास का टाइमिंग है वो इवनिंग भी है और GK आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी डेली 2 क्लासेस हो रही होती है, डेली 2 क्लासेस। एक तनवीर रांझा साहब जिसको हम नॉर्मल GK बोलते हैं, ये मैप शैप और हिस्ट्री इंडियन इस्लामिक बराबरा वो करवा रहे होते हैं। और साथ में फिर दूसरा टीचर एक पढ़ा रहा होता है, क्योंकि कभी साइंस चल रही होती है, कभी कंप्यूटर चल रहा होता है। ठीक है, कभी फिर मैथ चल रहा होता है, इंग्लिश चल रही होती है, उर्दू चल रहा होता है। तो हमारा हर सब्जेक्ट के लिए वी हैव अ सेपरेट टीचर। मतलब 1 2 3 4 5 6 5 to 6 टीचर्स टीच दिस कोर्स। ठीक है। और इस पे सिर्फ आपको, ये दोबारा लिख रहा हूँ, अब इस पे दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। 03101713,000 ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, या आप हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां से भी आप ले सकते हैं नंबर, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये चैट में भी बार बार उन्होंने शेयर किया हुआ है। ये बेटा ठीक हो गया सर। और क्लासेस सर फाइनल डेस्क्रिप्टिव ये होती है, बता दें कि क्लासेस ये जो वेरी क्लासेस का कोई सॉरी। शेड्यूल होगा या मतलब क्या बेटा? रैंडमली चलेगा? सर लास्ट में ये बता दें कि क्लासेस का कोई शेड्यूल टाइम टेबल होगा या रैंडमली नहीं शेड्यूल पढ़ना टाइम पड़ेगा? टेबल होता है, रैंडम थोड़ी होता है। मतलब एक सब्जेक्ट शुरू किया फर्स्ट किया, अगर अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रहे हैं नांजा साहब, तो ज्योग्राफी करवाते जाएंगे। ये ऐसे थोड़ी आ जाए, एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये डेस्क्रिप्टिव होता है या कि पेपर MCQ बेस होता है, लेकिन हम जो तैयारी करवाते हैं वो डेस्क्रिप्टिव करवाते हैं। हम क्लास में खड़े होकर MCQ नहीं पढ़ाना शुरू हो जाते कि अच्छा जी ये बेटा MCQ है और इसके 4 ऑप्शन है। नहीं, ऐसे कोई तैयारी थोड़ी नहीं होती। हम उसकी अच्छा डेस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव तैयारी करवाते हैं।
अब अच्छा, उसमें मुझे से फिर जब आपको सब्जेक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसमें से फिर जो एमसीक्यूज आते हैं वो खुद ब खुद ही आपके हल हो जाते हैं। अच्छा साथ में काइंडली कौन सी लगवाते हैं, नामली मॉडल पेपर सिर्फ लगाते हैं या एक दो किताबें लगवाते हैं, क्योंकि हर टीचर अलग अलग है, बाइख्तियार है, वो कोई भी चीजें लगवा सकता है, तो उसमें वो कंपल्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम काइंडली सर, मुझे ये बताइए कि अगर हेलो थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस हो। हेलो सर। जी जी, इसमें कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है, वो अच्छा, पंजाब मेडिकल में पुलिस में होता रिजेक्शन है। वगैरह तो नहीं है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा इसमें कोई नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वाला कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मेडिकल टेस्ट कैसा होता है, ये थोड़ा सा बता दो। मेडिकल टेस्ट सारा ही वो जिस तरह आम रेगुलर होता है, जिस तरह वो आर्मी में जाते हैं तो बवासीर भी चेक करते हैं। और बताएं। जी जी, ठीक है, वो तो है जी। ये नॉर्मल टेस्ट होगा सर? नॉर्मल कलर ही होता है वो, ब्लाइंडनेस, सारी नॉर्मल होते हैं, आप परेशान ना हो। क्योंकि वो कलर पिक्चर भी मेरे सामने एक आया था, तो उसमें कलर पिक्चर वगैरह टेस्ट कर रहे नहीं, थे, तो वो इसमें मेरा कलर नहीं है। ब्लाइंडनेस का नहीं है, वो दे हैव नॉट गिवन इन इट के कलर ब्लाइंड बंदा नहीं हो सकता। वो आप हो सकते हैं इसमें, देयर इज नो इशू इन दैट। चलो, थैंक यू अच्छा सर। सर, ये FIA एक्ट आप ही पढ़ाएंगे और ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? बेटा एफआईए तो देखें, ये तो आपको करवा दिया, जो हमारी रेगुलर क्लास है उसके अंदर तो उसको हम अलहदा से उसके लेक्चर्स होंगे। वो शेड्यूल तो हम आपको अभी तो नहीं मैं दे सकता, क्योंकि हमारा अभी उर्दू की साथ में क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद साइंस होगी, तो वो साथ साथ चलते रहेंगे। अस्सलाम जी बेटा। हाँ? अच्छा, बाकी दरवाजे ऊपर चले जाओ, जो लास्ट फ्लोर है उसके जो कम्युनिटी बात है ना, तीनों, उनको तीनों को 3 लगाने, पहले वो लगवा लें। ठीक है, ठीक है। हाँ, और एक अंकल, बिल्कुल आप ये ग्राउंड पे वो जो रिकॉर्डिंग बैक एंड पे लेक्चर आप बाथरूम, शेयर करते हैं कहीं पे या नहीं? रिकॉर्डिंग एक लेक्चर। ग्राउंड फ्लोर पे लगना है, बिल्कुल बैक पे बाथरूम, और 3 वो जो लास्ट फ्लोर है जहाँ पे कम्युनिटी बात है उनके। ठीक हो गया, बस यही है। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? सर, रिकॉर्डिंग लेक्चर का पूछा था कि ये कहीं पे आप अपलोड करते हैं या नहीं? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ये वाली तो लाइव स्ट्रीम हो रही है, अदरवाइज कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्लास में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि बेटा ये इसी तरह से ही है, जिस तरह से आप लोग क्लास में अगर नहीं आएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। बस एंड कर रहे हैं, एंड कर दे। चले जी, हम क्लास एंड कर रहे हैं। फी 22,000 है, पहले आपको बताया हुआ है, नंबर गिवन है, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। और हो सकता है शायद हम कल भी एक क्लास रखें, बट आई विल लेट यू नो, अगर मैं कल